स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के 10वें एपिसोड में। आज हम डिस्कस करेंगे करियर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री को डिग्री ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे आपके लिए हर फील्ड के दरवाजे खुल जाते हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या सर्विस या फिर कोई कंसल्टिंग फर्म। अक्रॉस वर्टिकल्स बहुत सारे करियर पाथ्स के ऑप्शंस हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोफेशनल डिग्री है जो एक फ्लरिशिंग करियर ऑफर करती है, जिसमें प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ ही अपने पोटेंशियल को रिफाइन करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। इसका स्कोप बहुत वाइड है, इसीलिए इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर संजीव बंसल। सर एमिटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के डीन हैं। उन्हें इस फील्ड में बहुत वर्षों का अनुभव है और ये अनुभव आज वो हमारे साथ साझा करेंगे। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एम लता गौतम जी का स्वागत करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू आकांक्षा। सबसे पहले मैं संजीव जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हमारे जो जॉब सीकर हैं, जो उनको अपने जो ज्ञान है उसको बांटने का स्वीकारा कि हम जॉब सीकर्स जो हमारे हैं वो आपके ज्ञान से लाभान्वित हों और ये जान सकें कि एमबीए की जो डिग्री है जो इतनी पॉपुलर है, किस तरह से बच्चे उसमें कैरियर बना सकते हैं और किस तरह से वो अपना भविष्य संवार सकते हैं। मैं इस मौके पर यह ज़रूर बताना चाहूँगी कि भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जो एक मुहिम स्टार्ट करी है कि हर बच्चे को उसके बिल्कुल नज़दीकी स्थान पर उसके फिंगर टिप्स पे एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज देने की, और इसी तहत हमारा एनसीएस पोर्टल बना है जो कि सभी बच्चे उसको यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और यही नहीं, फिजिकली वो नज़दीकी मॉडल कैरियर सेंटर पे जा सकते हैं जो अक्रॉस इंडिया में 400 प्लेसेस पे काम कर रहे हैं, और हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी सर्विसेज हमारे जॉब सीकर्स को दे रहे हैं ताकि उनका भविष्य जो है उज्जवल रहे और अपनी जो मनचाहा जॉब है वो पा सकें। जो भारत सरकार की जो योजना है एनसीएस वाली, इसमें हम ना केवल जॉब सीकर को बल्कि एम्प्लॉयर्स को भी रजिस्टर करते हैं, और इसके साथ ही हम कैरियर काउंसलर्स भी हमारे पर रजिस्टर्ड हैं। तो जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आगे आने वाले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एनसीएस पोर्टल को विजिट करें या नज़दीकी मॉडल कैरियर सेंटर्स को विजिट करें। ये मॉडल कैरियर सेंटर के बारे में जानकारी हमारी साइट पे पड़ी हुई है, उसमें जा सकते हैं। थैंक यू सो मच संजीव जी। प्लीज़ अब आप हमारे बच्चों को गाइड करें कि किस तरह से एमबीए में वो अपना कैरियर बना सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद लता जी। मैं आपको कहना चाहूँगा, जब जब मैं आपसे मिलता हूँ मैं अक्सर और मोटिवेट होता हूँ, और आपका ये प्रयास मैं कई सालों से देख रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा आपने ये प्रयास किया है, जिसके माध्यम से हम जितने भी बच्चों को इसके माध्यम से लाभान्वित कर पाएंगे। मुझे लगता है ये हमारे लिए अच्छा होगा। और एज ए टीचर मेरी हमेशा ये मेरा पैशन भी है और मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि अपने जीवन काल में हम जितने भी लोगों को काउंसलिंग कर सकें, और अगर एक भी बच्चा इसकी काउंसलिंग से लाभ पा सकेगा तो ये हमारे लिए एक बोनस होगा। आपकी आज्ञा से मैं शुरू करना चाहूँगा। आई विल बी जस्ट सो जितने भी लोग इस माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी 12th क्लास का रिजल्ट देखा होगा, और उसके बाद उन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए होंगे। बहुत सारे लोग अभी ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन देख रहे होंगे बिना अपनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और मैंने ये जो प्रेजेंटेशन आज बनाई है, ये मैंने सभी वर्ग के बच्चों के लिए, चाहे वो क्लास 12th के बाद हो, चाहे वो क्लास ग्रेजुएशन के बाद हो, चाहे वो क्लास पीजी के बाद हो, उन सबके के लिए के अनुसार बनाई है। और मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि मैं शायद थोड़ा सा बायस आपको महसूस करूँ सुनने में, पर मेरा ये मानना है कि बिजनेस मैनेजमेंट को अगर मैं ये कहूँ कि ये सबसे बढ़िया फील्ड है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई ये बहुत ज़्यादा कहना नहीं होगा। और बिजनेस मैनेजमेंट के जितने भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं,
ये भी सभी के सभी जितने भी हम आप कोर्सेज के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में सुनते हैं, उन सभी में इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, सुना होगा, मैनेजमेंट एजुकेशन अभी कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। पर अगर आप में से शायद बहुत सारे लोग ना जानते हो कि इसकी जो शुरुआत हुई थी मैनेजमेंट एजुकेशन की, ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। 18वीं शताब्दी में 1881 साल में ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया है, यूएसए में, वहाँ के वॉर्टन बिजनेस स्कूल नाम के स्कूल में मैनेजमेंट एजुकेशन का पहली बार प्रयोग किया गया था। एशियन कंट्रीज में ये 1950 के बाद इस मैनेजमेंट एजुकेशन से संबंधित कोर्सेज की शुरुआत हुई। और अभी आजकल के टाइम में ये सबसे डायनेमिक करिकुलम कोलैबोरेटिव सिलेबस के माध्यम से जाना जाता है। ये अकेले प्रोग्राम्स हैं मैनेजमेंट के, जिसके अंदर इस मैनेजमेंट एजुकेशन में, जिसमें क्लासरूम टीचिंग के अलावा लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और रिसर्च वर्क के बारे में बात करी जाती है। मैं आज जो पीपीटी बनाकर लाया हूँ आप लोगों के लिए, उसके माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, कितनी तरह के प्रोग्राम 12th के बाद आप लोग कर सकते हैं, कितनी तरह के प्रोग्राम आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। और अगर आप पीजी के बाद भी करना चाहें तो इसमें पीएचडी के माध्यम से भी आपकी बहुत बहुत अच्छी एक कैरियर लाइन बन सकती है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैनेजमेंट एजुकेशन की शुरुआत 1881 में शुरू हुई। वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ये पूरे विश्व के सबसे बढ़िया स्कूलों में माना जाता है, बिजनेस स्कूल्स में, और ये सबसे पहला स्कूल है। आज भी अगर आप क्यूएस और टाइम की जो विश्व रैंकिंग्स हैं उनको देखें, तो इसमें मैनेजमेंट एजुकेशन के अंदर जो सबसे पहला स्थान पे जो स्कूल आता है इंटरनेशनली, वो स्कूल वॉर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के बारे में कहा जाता है। क्योंकि मैं एमईटी के से बिलोंग करता हूं, तो बीच बीच में मैं आपको एमईटी की यात्रा के बारे में बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको कहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम 1908 में शुरू हुआ। इंडिया में इसके प्रोग्राम की शुरुआत 1948 में, और 1995 के बाद बहुत सारे स्थानों पे इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। तो जैसा हमने सबने देखा, 2020 के बाद बहुत एक समय ऐसा आया जिसमें सभी लोग बहुत अफेक्ट हुए। इस पेंडेमिक महामारी ने बहुत ज़्यादा व्यवसायों को, बहुत सारे प्रोग्राम्स को, सभी जो चीज़ों को विचलित किया, और इसके कारण बहुत सब जगह पर प्रॉब्लम शुरू हुई। 2020-21 के बाद जो हमारे जितने भी प्रोग्राम आए, चाहे वो मैनेजमेंट एजुकेशन हो या किसी भी तरह के एजुकेशन हो, उनके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और अब जितने भी प्रोग्राम हमारे पास चल रहे हैं, उनका जो फोकस है वो अब लाइफ से ज़्यादा लाइवलीहुड पर है। बिजनेसेस ने मोमेंटम लेना शुरू कर दिया है। नए जॉब, नई तरह की स्किल्स, फ्यूचर रेडी लीडर्स की डिमांड बढ़ने लगी है, और मैनेजमेंट जॉब्स का बहुत बड़ा इन्फ्लक्स अब होने लगा है। ये महामारी सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक शौक था, बहुत बड़ा इसका नुकसान था। पर इस महामारी के चलते बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें भी हुई जो मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको बोल सकता हूँ। इस अनप्रडिक्टेबल पेंडेमिक ने का कुछ कुछ जगह पे हमारे को बहुत सारी नई चीजें भी हमारे पास शुरुआत करवाई। जैसे ई कॉमर्स और ऑटोमेशन में बहुत काम हुआ। 25% मोर वर्कर्स देन प्रीवियस एस्टिमेट ये शुरू हुए, जिनके नए व्यवसाय शुरू हुए। पेंडेमिक से पहले जो जो बड़े से बड़े डिस्ट्रप्शंस होते थे वर्क में, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते थे। अभी फिजिकल डायमेंशन से ज़्यादा ऑटोमेशन के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पेंडेमिक ने कंपनीज और कंज्यूमर्स को नए बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए मजबूर किया। और अब पिछले 3 सालों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे, इनफैक्ट आज भी जो मैं आपको जिस माध्यम से बोल रहा हूँ, ये वर्चुअल माध्यम ही है। और वर्चुअल माध्यम के कारण, जैसा मुझे आकांक्षा ने बताया, कि अभी जब हम इस प्रोग्राम को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे, तो जितने भी लोग चाहेंगे वो इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने आप को बेनिफिट कर पाएंगे। इंडस्ट्री का जो सिनेरियो चल रहा है दोस्तों, वो इस समय बहुत डिफरेंट है। हेल्थ केयर से लेकर, एजुकेशन से लेकर, फाइनेंस से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी आई हैं, और बहुत ज़्यादा कंपनीज में टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। और इंडस्ट्रीज भी ने भी पोस्ट कोविड वर्ल्ड में अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना शुरू कर दिया है। हेल्थ केयर एक ऐसा सर्विस रहा, हेल्थ केयर एक ऐसी इंडस्ट्री रही जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, और बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। कंटिन्यूस और रिमोट डायग्नोस्टिक में बहुत सारा काम हुआ है। अब आपके पास वर्चुअल फिटनेस और जिम्स का भी टाइम शुरू हो गया है। और अब तो आने के वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते बहुत सारी जगह पे आपके पास
आदमी से ज़्यादा मशीन्स का यूज़ आपको दिखने लगेगा। इंडिया आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम जहाँ बात करते हैं तो इसके 4 मेन फैक्टर्स हैं। डिमांड है, डेमोग्राफी के बारे में हम बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं और सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जब मैं बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में दोस्तों आपको बताऊं तो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसमें हम बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज शुरू करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज की शुरुआत क्लास 10th के बाद जब आप लोग क्लास 11 पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें जो भी बच्चे कॉमर्स की शिक्षा के लिए को चुनते हैं वो एक तरह से अपना बिजनेस मैनेजमेंट में पहला स्टेप उसमें डाल देते हैं। कॉमर्स के प्रोग्राम्स के अंदर आपके पास अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज नाम से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और यही सारे के सारे सब्जेक्ट बाद में आने वाले समय में डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर एक बेस क्रिएट करते हैं। हम जब बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास आजकल जो माध्यम चल रहे हैं वो हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम है और बहुत सारी संस्थाओं के अंदर हमारे पास दोस्तों आजकल ब्लेंडेड मोड नाम से भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कुछ शिक्षा ऑफलाइन होती है, कुछ शिक्षा ऑनलाइन होती है और बहुत सारी शिक्षा हमारे पास ब्लेंडेड मोड में होती है। इसी समय पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप में से कुछ लोग परेशान हैं कि हमारे पास बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत कम संस्थाएं हैं, तो ऐसा नहीं है। पूरे संसार का डेटा अगर आप देंगे तो बहुत ज़्यादा डेटा है, पर अगर आप इंडिया का डेटा भी लेंगे तो आपकी जानकारी के लिए हिंदुस्तान में ही 43,000 से ज़्यादा हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं। HEIs हम बोलते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इनकी संख्या भी 43,000 से ज़्यादा है दोस्तों इस समय इंडिया के अंदर, जिसमें लगभग 1,000 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जब हम यूनिवर्सिटीज़ विश्वविद्यालयों के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे पास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो पहले तो इन इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। जितनी भी आप संस्थाओं में, जितने भी रिकॉग्नाइज संस्थाओं में आप जाओगे, जैसे आपको सभी को मालूम है कि यूजीसी हमारी सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये सारी के सारे परिवर्तनों को, इस सब चीज़ों को देखती है। तो जितने भी प्रोग्राम्स आप जब भी कभी आप चूज करना चाहें तो सबसे पहला तो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप देखें कि जिस संस्थान में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं उसकी रिकग्निशन, उसकी मान्यता यूजीसी के द्वारा है कि नहीं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट है जिसको आपको देखना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी सुविधा के हिसाब से, अगर आप वर्किंग हैं और आप चाहते हैं कि आप प्रोग्राम ऑनलाइन में करें तो आजकल ऑनलाइन सुविधाएं भी हैं और ऑफलाइन सुविधाएं भी हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, जो दो तरह के एजुकेशन हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ आज के टाइम में जो शुरू कर रही हैं वो एज पर यूजीसी वही संस्थाएं हैं जहां पर वो प्रोग्राम रेगुलर में भी पढ़ाए जाते हैं। इसका मतलब कोई भी ABCD अननोन, अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अब नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकता है। तो आपके पास जो भी ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम आप लेना चाहते हैं वो सभी के सभी प्रोग्राम इस समय पे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही मान्यता प्राप्त होंगे और चल रहे हैं। दूसरे प्रोग्राम्स हैं जो आप 12th क्लास के बाद कर सकते हैं, वो उनको बोलते हैं डिप्लोमा। उसमें PG डिप्लोमास हो सकते हैं, डिप्लोमा हो सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में। पर 12th क्लास के बाद जो आप कोर्स कर सकते हैं वो, उसमें मेन जो कोर्स एक सबसे बड़ा होता है उसके बारे में बोला जाता है BBA, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। दीज आर द फ्यू ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, जो हम 12th क्लास के बाद इन प्रोग्राम को करवाए जाते हैं। इसके अलावा एक प्रोग्राम और है जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, उस प्रोग्राम को इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम बोलते हैं दोस्तों। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऐसा प्रोग्राम है जिसमें BBA और MBA की दोनों शिक्षाओं को मिलाकर इस प्रोग्राम को टोटल में ऑफर किया जाता है। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि अगर आप चाहें तो आप एक ही बार में BBA और MBA के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और आपको बाद में MBA की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग से उसके लिए आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे दोस्तों जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होंगी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होंगी,
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ये सभी की सभी यूनिवर्सिटीज़ आपको MBA प्रोग्राम ऑफर करती हैं, और ये MBA प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि यूनिवर्सिटी होना आपके लिए आवश्यक है। इसके अलावा जितने भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस होंगे वो आपको PGDM के माध्यम से आपको शिक्षा दे सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, और ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये PGDM करते हैं। आप में से जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट के अंदर PhD का प्रोग्राम भी मिलता है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, और इसको PhD इन मैनेजमेंट में आप मिल सकते हैं। इस प्रोग्राम को करने के बाद आप एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हैं, आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के मैनेजमेंट कोर्सेज हैं जो मैंने आपको कहा, आप मैनेजमेंट की फील्ड में कर सकते हैं। इसके अलावा और इनमें से इनकी जैसे BBA वगैरह जितने भी कोर्सेज हैं, आज तक की स्थिति में इनकी ड्यूरेशन 3 साल है, बट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ नई गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ प्रोग्राम आपके पास अब 4 साल के भी होने लगेंगे। आप सभी लोगों ने CUET के बारे में सुना होगा। CUET के माध्यम से भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब कनेक्ट हो गई हैं, तो एडमिशन में जब आप लोग जाएंगे तो आपको इस बार से नए प्रोग्राम में 4 इयर्स प्रोग्राम के बारे में भी सुनने को मिलेगा। 4 इयर्स प्रोग्राम कुछ यूनिवर्सिटीज ने पहले भी शुरुआत करी थी, पर अब वो प्रोग्राम्स डिसकंटिन्यू हो गए हैं, पर अब 4 इयर्स प्रोग्राम की शुरुआत दोबारा करी गई है। इसके लिए मेरी आपसे सभी से अनुरोध रहेगा कि जब भी आप 4 ईयर प्रोग्राम के बारे में जानना चाहें या उसके बारे में उसके बेसिस पर आपको डिसीजन लेना चाहें, तो उनको आप एक बार अच्छी तरह से उनकी जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे अगर आप BCom के अंदर आप एक BCom का प्रोग्राम आप चाहते हैं, तो BCom का जो प्रोग्राम ऑनर्स विद रिसर्च प्रोग्राम है, वो 4 साल का जो अगर शुरू किया है, तो उसको करने में आपका बेनिफिट ये हो सकता है कि आप उसके बाद अगर आप MCom करना चाहेंगे, तो वो MCom की शिक्षा आपको 1 साल में ही मिल जाएगी। हाँ, MBA प्रोग्राम सभी भी आपको 2 साल के लिए ही करना पड़ेगा। दोस्तों, जब हम सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं, जो मैं ड्यूरेशन के बारे में बात करता हूँ, सो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स राष्ट्रीय तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डिफरेंट ड्यूरेशंस के होते हैं, डिफरेंट इसकी प्रोग्राम का ड्यूरेशन होता है। ये ड्यूरेशन 1 सप्ताह से लेके 1 मंथ से लेकर 3 मंथ से लेकर 6 मंथ से लेकर 1 साल के बीच में कुछ भी हो सकता है। ऐसे जितने भी प्रोग्राम सर्टिफिकेट कोर्सेज आप करते हैं, इन सबको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए आइडियली, और ये सभी के सभी प्रोग्राम आपके पास 1 साल तक की ड्यूरेशन के लिए हो सकते हैं। जब आप डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, तो ये डिप्लोमा कोर्सेज आपके पास 1 साल से लेकर कुछ बड़ी ड्यूरेशन तक के हो सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो मैनेजमेंट में है, मैंने आपको बताया कि ये कोर्सेज 3 साल के हैं, और अब नई शिक्षा तकनीक के बाद में इसमें से कुछ प्रोग्राम अब 4 साल के भी हो जाएंगे, शुरू हो गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज मैनेजमेंट शिक्षा के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, MBA प्रोग्राम के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम अभी एज ऑफ नाउ 2 साल के हैं। पर जब हम MCOM के बारे में बात करें, तो इसमें से काफ़ी सारे प्रोग्राम हमारे पास इस समय पर जल्दी शुरू हो गए हैं। आप 1 मिनट के लिए ये जरा स्लाइड देखिए, ताकि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में और बता पाऊँ। एलिजिबिलिटी आपके लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने इस स्लाइड में अगर आप देखें, तो मैंने मिनिमम ड्यूरेशन के बारे में बात करी है, पर मिनिमम ड्यूरेशन और मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करी है, पर मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको गारंटी नहीं करता है कि आपका एडमिशन इंश्योर हो जाएगा आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में बात करूं, तो सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए आपको बहुत ज़्यादा दुविधा नहीं होगी। आप किसी भी संस्था में उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बाद में आप कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आपके पास प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कोर्सेज हैं। UG कोर्सेज के लिए आपके पास 12th पास होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो मैंने परसेंटेज लिखी है, ये मिनिमम एग्रीगेट, ये आपके पास पासिंग क्राइटेरिया के बाद एलिजिबल करने के लिए है, पर इसका ये आपको इंश्योर ये नहीं करता कि आप किसी भी अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में, पसंदीदा कॉलेज के अंदर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इसके लिए एक सुखदेव कॉलेज नाम से एक कॉलेज है, तो अगर आपको 12th क्लास के बाद आपको BBS प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आपको उस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी वहाँ से देखकर आपको उसके लिए एक एंट्रेंस पास करना पड़ेगा। इसी तरह विभिन्न आप यूनिवर्सिटीज़ में BBA के एडमिशन के लिए जब आप जाएंगे, तो आपको उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। आप MET में अगर आप आते हैं, तो आपको BBA प्रोग्राम की में जितने भी डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपको उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको आपकी ग्रेजुएशन में 12th क्लास में मार्क्स होने चाहिए, जिसके बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी।
जब दोस्तों हम पीजी के बारे में बात करते हैं तो इसमें मैनेजमेंट का सबसे सेलेबल और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे नोन जो कोर्स है, उस कोर्स को हम एमबीए कोर्स बोलते हैं। जिन संस्थाओं के पास, जो संस्थाएं यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं होती, जो संस्थाएं ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो संस्थाएं, सभी के सभी संस्थाएं एमबीए प्रोग्राम जब करते हैं तो उनका जो बेसिक रहता है रिक्वायरमेंट, वो आपको कुछ एंट्रेंस टेस्ट हैं, जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट इसके बारे में बोला जाता है उसको कैट बोला जाता है, उसके बाद मैट स्कोर है, जी मैट है, एन मैट है। डिफरेंट संस्थाएं डिफरेंट तरह की एलिजिबिलिटी को मान्यता देती हैं, और हर जगह पर एमबीए प्रोग्राम के लिए एक कट ऑफ स्कोर और एक डिफाइंड स्कोर माना जाता है। उसके बेसिस पर आप लोगों की एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है, और जब आप उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, उसके बाद भी आपको एडमिशन के लिए आपको डिफरेंट तरह की कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे आपको एडमिशन के लिए आपको कुछ जगह पर आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, कुछ जगह पे आपको ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और इसके अलावा अलग अलग तरह की कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में उनकी अपने एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। आजकल आप सब जगह पे सीयूईटी का वो पढ़ रहे हैं। सीयूईटी हर यूनिवर्सिटी के लिए अभी एक अकेला विकल्प नहीं है, बहुत सारे अलग से ऑप्शन भी हैं उसके लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी सीयूईटी को अडॉप्ट नहीं भी किया गया है। दोस्तों, इसी तरह से जब आप पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, तो जो बच्चे मास्टर्स और पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं और अ, जिनकी एलिजिबिलिटी हमारे इंडियन मानक के हिसाब से मान्यता प्राप्त होती है, उनमें आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर उसमें भी आपके पास काफ़ी सारी डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसमें आपके पास एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है यूजीसी की, वो भी आपको बहुत सारे संस्थाओं में देना पड़ता है। इफ अगर मैं फीस के बारे में बात करूं तो ये अभी यहाँ पे उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिफरेंट संस्थाओं की वेबसाइट पे जाइए, उनसे पर्सनली उनसे पूछ कर उनसे उस बारे में बात करें। जो ये मैंने डेटा यहाँ पे लिखा है, जो मैंने कोर्स लिखा है, ये मैंने कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशन में का सैंपल लेकर उनके बेसिस पे दिया है। सर्टिफिकेट आई स्पीकिंग अबाउट, सो व्हेन आई से अबाउट द फीस, so though I have mentioned it these many lakhs per annum, but in most of the institutions अभी जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो सेमेस्टर प्रोग्राम चलता है। सेमेस्टर का मतलब होता है दोस्तों एक साल में 2 बार, और कुछ संस्थाओं में ये प्रोग्राम ट्राइमेस्टर में भी चलते हैं, जिसमें एक साल में 3 बार शिक्षा की पद्धति होती है आपके पास। कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। अब एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा कि जो मैंने आपको पहले बताया भी है कि ये प्रोग्राम रेगुलर, डिस्टेंस या ऑनलाइन माध्यम में भी हो सकते हैं, और फुल टाइम या पार्ट टाइम के माध्यम से भी हो सकते हैं। अगर आप मुझे थोड़ी सी डिटेल्स में जानने की अनुमति दें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आप बीबीए प्रोग्राम के बारे में बात करें, तो अधिकतर अच्छे इंस्टीट्यूशंस के बीबीए प्रोग्राम्स को देखकर आपको बीबीए प्रोग्राम्स मेनली कुछ स्पेशलाइजेशंस में मिले जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक प्रोग्राम बोला जाता है उसको बोला जाता है बीबीए जनरल। अगर आप दोस्तों शुरुआत की बात करें, तो बहुत समय से जब से हमने शुरुआत करी है, तो जितने भी हमारे व्यावसायिक शिक्षा के अंदर माध्यम शुरू होते हैं, उसमें सबसे जो पहला प्रोग्राम होता है वो होता है एमबीए जनरल या बीबीए जनरल। ये कन्वेंशनल प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको स्पेशलाइजेशन आपको पहले 1-2 सेमेस्टर्स के बाद में आपको स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है। मतलब वो आपको चॉइस देनी होती है कि आप इसी कोर्स में आगे वो करेंगे। अभी अगर आप देखें तो हमारे पास जो डिफरेंट तरह के जो स्पेशलाइजेशंस हम बीबीए जनरल में हमारे पास उपलब्ध होती हैं, इसमें फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, रिटेल, मार्केटिंग एंड सेल्स, कुछ मेन ब्रांचेस हैं जिसके अंदर हर जगह पर आपको, हर शिक्षा केंद्र में आपको इसकी स्पेशलाइजेशन मिल पाएंगी। इसके अलावा आजकल करंट सिनेरियो में बहुत सारे नए तरह के कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। बीबीए की स्पेशलाइजेशन में बहुत नई तरह की स्पेशलाइजेशंस हैं। ये जो मैंने आपके लिए सैंपल लिया है, ये सैंपल उन प्रोग्राम्स का है जो एमईटी में हम लोग चलाते हैं। इन जनरल कन्वेंशन प्रोग्राम्स के अलावा ये प्रोग्राम्स आपको एमईटी के अलावा भी बहुत सारी जगह पर ये प्रोग्राम्स आपको मिल सकते हैं, जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट, फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस सर्विसेज,
हेल्थ केयर मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत सारे संस्थाओं ने आजकल प्रोग्राम शुरू किए हैं। और अभी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और चैट जीपीटी के समय पे आजकल बहुत सारे संस्थाओं में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम भी मिल पाएंगे। दोस्तों, जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा में बीबीए के बाद जो सबसे पहली ऑब्वियस फील्ड आती है वो एमबीए है। और अगर आप मुझे परमिट करें तो हालांकि कॉमर्स एक अलग स्पेशलाइजेशन है, बट कॉमर्स का और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत गहरा संबंध है। जितने भी स्टूडेंट्स बीकॉम करते हैं जो ट्वेल्थ के बाद, और ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं या मैनेजमेंट या कॉमर्स से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स में अपनी डिग्री करते हैं, उनके लिए सबसे ऑब्वियस जो चॉइस रहती है वो एमबीए की रहती है। पर एमबीए के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एमबीए एक अकेला ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा के अलावा भी अगर आप अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगर आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी विशेष प्रोग्राम आपने पहले किया हो जो मैनेजमेंट से संबंधित ना हो, तब भी आप एमबीए की शिक्षा के लिए अपने को ज्वाइन कर सकते हैं। एमबीए के जो प्रोग्राम्स होते हैं दोस्तों, वो इंडिया में और बाहर उनके तीन तरह की कैटेगराइजेशन होती है, तीन तरह के डिफरेंट कोर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला कोर्स होता है एमबीए जनरल प्रोग्राम। दिस इज ए कन्वेंशनल प्रोग्राम जिसके अंदर आपको डिफरेंट तरह की स्पेशलाइजेशन दी जाती है। अलग अलग संस्था में उनकी सुविधाओं के अनुसार, उनके रिसोर्सेज के हिसाब से इस प्रोग्राम के अंदर लोग होते हैं और लोग ज्वाइन करते हैं। और स्पेशलाइजेशन जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस अपनी रिसोर्सेज के अनुसार आपको देते हैं। दूसरे प्रोग्राम होते हैं जिनको हम स्पेशलाइजेशन एमबीए प्रोग्राम कहते हैं, और तीसरे प्रोग्राम है जिनको हम एमबीए सेक्टोरल प्रोग्राम कहते हैं। अगर आप देखें तो मेरा जो बेस मॉडल है, जैसे मैंने आपको बार बार कहा कि एमईटी में होने के कारण मैं मेनली वो प्रोग्राम आपको स्पेशलाइजेशन दिखा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि ये स्पेशलाइजेशन सिर्फ एमईटी में है। बहुत सारे संस्थाओं में इनमें से काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन मिलती है, पर जो स्पेशलाइजेशन आपको हर जगह पे मिलेगी वो है मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑपरेशंस, एचआर, फाइनेंस। ये कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो आप किसी भी जगह से आप एमबीए के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहें, आपको ये स्पेशलाइजेशन वहाँ पे पक्का मिलेगी। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, टेलीकॉम, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस डेटा, दीज आर द न्यू ब्रांचेस जो आपको बहुत सारी संस्थाओं में मिलेंगी। जब मैं स्पेशलाइजेशन कोर्सेज के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पास मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स काउंसिल ऑफ एजुकेशन के हिसाब से भी होते हैं। हमारे पास AICTE जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उनकी मान्यताओं के हिसाब से भी प्रोग्राम होते हैं, और उनकी मान्यताओं के हिसाब से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट और उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको सभी को पालन करना होता है। और उन गाइडलाइंस के हिसाब से जितने भी बीबीए प्रोग्राम हैं और जितने भी एमबीए प्रोग्राम हैं, इन सभी प्रोग्राम्स के अंदर एक मेजर परसेंटेज जो होती है वो कॉमन होती है। अगर आप कोई भी तरह का एमबीए करना चाहेंगे तो उसमें लगभग 70 से 75% आपको कॉमन कोर्सेज होंगे जो आपको हर प्रोग्राम के अंदर करने पड़ेंगे, और कुछ परसेंटेज ऐसी होगी जो आपको बाद में स्पेशलाइजेशन के लिए अलग से मिलेगी। और यही स्थिति सारे के सारे बीबीए रिलेटेड प्रोग्राम्स के अंदर भी होती है। अब जैसे आप देखें तो मैंने एमबीए में जो आपको स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम कहा, इसमें आपके पास ये डिफरेंट तरह की स्पेशलाइजेशंस हैं जो आप हमारे पास इस समय मौजूद हैं। जब मैं सेक्टोरल स्पेशलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये और स्पेसिफिक एमबीए प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह इन्हीं की लाइंस पे बीबीए प्रोग्राम्स भी होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सेक्टोरल रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टूडेंट्स को ये मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं। जैसे एमबीए रिटेल मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली रिटेल सेक्टर को ध्यान में मद्देनजर रखते बनाया गया है। अगर आप एमबीए कंसल्टेंसी मैनेजमेंट की बात करें तो ये जो कॉर्पोरेट की बिग 4 कंपनीज हैं, जिसको आप डिलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी और EY के नाम से जानते हैं,
उन कंपनीज में जिनमें कंसल्टेंसी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें कॉर्पोरेट्स हैं जहाँ पे कंसल्टेंसी की बहुत ज़्यादा विशेषता है, विशेष रिक्वायरमेंट है। तो ये उस तरह के प्रोग्राम है। अगर आप MBA रियल एस्टेट के बारे में बात करें तो ये प्रोग्राम रियल एस्टेट की ज़रूरतों के मद्देनज़र बनाए गए हैं। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में कुछ प्रोग्राम किया है और उसके बाद आप उसको कैरियर को मैनेजमेंट की फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए MBA बायोटेक्नोलॉजी ऐसे प्रोग्राम है। दोस्तों, अगर आप किसी भी बड़ी सी बड़ी संस्था, US से लेकर UK से लेकर किसी भी संसार के बड़े से बड़े देश की बड़ी से बड़ी संस्था के बारे में बात करें, तो आप देखेंगे उसमें से जब आप उनकी लीडरशिप के बारे में देखेंगे, जब आप उनके CEOs के बारे में देखेंगे, जब आप उनके मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि उसमें से अधिकांश लोग, उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो इंजीनियरिंग में या अलग सब्जेक्ट्स में हो सकती है, पर उनकी जो फाइनल एजुकेशन होती है वो एजुकेशन मैनेजमेंट की फील्ड में होती है। और मैनेजमेंट की फील्ड का सबसे बड़ा जो बड़ा योगदान है और जो सबसे बड़ी उसकी विशेषता है वो ये है कि इस प्रोग्राम के बाद आप लीडरशिप रोल को बहुत एक्टिवली अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट जगह पर बैंकिंग, इंश्योरेंस की तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोग्राम हैं जिसको आप उसमें देख सकते हैं। MBA प्रोग्राम अगर दोस्तों आप देखें तो MBA प्रोग्राम, और मैं इसको MBA वर्ड अगर आप थोड़ी देर के लिए हटा दें तो आप कहें कि मैनेजमेंट प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑफर करी जाती हैं। इसको मैं और एक बड़ा डोमेन बोल देता हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को ले लूँ तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ऑफर करी जाती हैं जो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में, जो हमारे रोजमर्रा के या जो हमारे रेगुलर जो हमारे प्रोग्राम हैं, जो हमारे नॉन टेक्निकल प्रोग्राम हैं, उसमें डेफिनेटली उनमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। पर काफ़ी जगह पर ये माध्यम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ज़्यादा इसमें चीज़ें ऑफर करी जाती हैं। जैसे अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो हमारे पास हम फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शन आपको ऑफर करते हैं। जब हम लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप और पीपल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा योगदान दिया जाता है, बहुत बड़ा जोर दिया जाता है। आपकी फाइनेंशियल एक्यूमेंट और मैनेजमेंट को समझाने के लिए इसमें हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन हर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारे काम करे जाते हैं। कंसल्टिंग स्किल्स से लेकर आपको बहुत सारी चीज़ों के मैनेजमेंट के बारे में, चाहे वो मैनेजमेंट व्यक्तिगत तौर पर हो, चाहे वो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल तौर पर हो, आपको बताया जाता है। जिसमें अगर आप कहें तो मैनेजिंग स्ट्रेस से लेकर मैनेजिंग फैमिली, टू मैनेजिंग रिलेशन, टू मैनेजिंग कंपनी, एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स। इसमें जब आप फर्दर इसके बारे में बात करते हैं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास जो जॉब्स ऑफर किए जाते हैं वो भी इन्हीं विशेषताओं के कारण आपको उन जॉब्स में मौका मिलता है। एक नई फील्ड जो आजकल कुछ समय से बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और पिछले कुछ सालों से ये फील्ड बहुत तेज़ी से पिकअप कर रही है। अक्सर हम पहले बोला करते थे कि हमारा जो मकसद है किसी भी शिक्षा को प्राप्त करने का वो नौकरी है। उसके बाद एक समय आया जिसमें हम नौकरी पाने वालों की जगह पर हमने एक अपनी स्थिति चेंज करी और हमने कहा कि हम नौकरी पाने की जगह हम नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं। हम जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। और जब हमने ये सोच सोच अपनी शुरू करी तो उसमें एक नई फील्ड का शुभारंभ हुआ जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में दोस्तों एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट से लेकर एंटरप्रेन्योरियल अवेयरनेस को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हुए। इंडिया में पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स के ऊपर काम हुआ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं। और मुझे लगता है आने वाले सालों में एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो प्रोग्राम हैं, फैमिली बिजनेस से रिलेटेड जो प्रोग्राम हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। और अल्टीमेटली अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर सोचें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी प्लेसमेंट नहीं मांगनी चाहिए कॉलेज से, पर अगर आप प्लेसमेंट मांगने के अलावा अगर आप अपने दोस्तों और बाकी लोगों के लिए अगर आप प्लेसमेंट क्रिएट करने के बारे में भी बात करें
तो मुझे लगता है इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जितने इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स हैं बिजनेस मैनेजमेंट के, ये तो अगर मैं आप मुझसे बोलें तो मुझे लगता है कि हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट पक्का होगी। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आज से बहुत साल पहले जब हम बैंकिंग के बारे में बात करते थे तो आपको सिर्फ बैंकिंग में एक ही चीज़ नज़र आती थी, और वो चीज़ थी फाइनेंसिस, फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स, अकाउंटिंग रिलेटेड जॉब्स। पर आज ऐसा नहीं है। एज ए बिजनेस स्कूल जब मेरे पास अब बैंक्स आते हैं, डिफरेंट तरह के फाइनेंशियल सेक्टर से लोग आते हैं, तो उसमें उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस और अकाउंट्स रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती। उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट एचआर की भी होती हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट मार्केटिंग की भी होती हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट एआई की भी होती हैं। और ये एक फैक्ट है। आप इसको इस तरह से समझें कि अगर आप एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी में फाइनेंसिस भी होंगे, उस कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स भी एक बहुत बड़ा सेटअप होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, उन सभी पार्ट्स में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड्स पक्का होंगी। इसीलिए जिन सेक्टर्स में, जिन इंडस्ट्रीज में बिजनेस मैनेजमेंट कैरियर्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं ही, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स में आपको बिजनेस मैनेजमेंट कैरियर्स डेफिनेटली बनेंगे। जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटीज होंगी। गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। कंसल्टेंसी में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, यू नेम एनी फील्ड, यू विल फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ a business administration professional in that field, and it's a fact. There are different type of roles, responsibilities in business management which can be asked, like the मैनेजरियल पोजीशंस होंगी हमारे पास मैनेजरियल पोजीशन में डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। आपके पास डिफरेंट गोल सेटिंग से लेकर ऑब्जेक्टिव मेकिंग तक की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। आपके पास किसी भी संस्था के अंदर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट से लेकर पोजीशन के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। आपके पास ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एंड टीम्स की से रिलेटेड जॉब रोल्स हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। आपके पास लीडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, लाइक एचआर से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी पोजीशंस हैं उनसे रिलेटेड आपके पास जॉब्स हो सकती हैं। आपके पास परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने से रिलेटेड जितनी भी जॉब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, वो आपके पास उस तरह की प्रोफाइल्स भी आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद की फील्ड्स के लिए जो टॉप जॉब प्रोस्पेक्ट्स हमारे पास जो जनरली बोले जाते हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी तरह के जॉब्स मिल सकते हैं, पर इसमें जो टॉप जॉब्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट से लेके बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से लेके बिजनेस एनालिस्ट, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकर, और ये बहुत कुछ कुछ ऐसी पोजीशन है जिनको हम टॉप जॉब में बोलते हैं। और एवरेज सैलरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में मैं इसके बारे में, मैंने अभी भी जो मैंने आपको बताया कि ये मैंने एक जनरल पर्सपेक्टिव दिया है, पर अगर आप सच्चाई जाने तो पीजी प्रोग्राम के बारे में तो मैं आपको कह सकता हूँ कि एवरेज सैलरी 3 से 28 तो छोड़िए आप, it can go to any amount. There are students who have, I mean, there are institutions where even 60 lakhs per annum, 70 lakhs per annum, 80 lakhs per annum सैलरी कैन बी देयर। बट when जब हम सैलरी के बारे में बात करते हैं तो हम एवरेज सैलरी के बारे में बात करते हैं। सो ये एक एवरेज सैलरी जो मैंने आपको बताया। डॉक्टरेट के बाद अगर आप एजुकेशन की फील्ड में जाते हैं, आजकल एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, और उसके हिसाब से एजुकेशन की फील्ड में भी आप जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा उसमें हो गया है, तो उस फील्ड में भी आपके पास एवरेज सैलरीज बहुत ज़्यादा हो सकती है। जब आप एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट कैरियर के बारे में बात करते हैं तो आपके पास कैसे इसको बनाना चाहिए, आपके पास एक सेल्फ रिफ्लेक्शन और गोल सेटिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आपके पास डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में बात होती है, आपके पास सीकिंग डाइवर्स एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बातें होती हैं, नई चैलेंजेस को एम्बेरस करने की बात होती है, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशंस की बातें होती हैं, आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए आपको इंडस्ट्री इवेंट टू कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की रिक्वायरमेंट है, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट है,
आपको रिलेशनशिप्स को, अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको नर्चर करना पड़ेगा रिलेशनशिप्स को। आपको डाइवर्स एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको चैलेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए आपको बहुत सारा काम करना होगा। आपको क्रॉस फंक्शनल कोलेब्रेशन पे काम करना होगा। आपको लेटरल मूव्स पे काम करना होगा। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी दोस्तों कि स्पेशली ट्वेल्थ के बाद ये जो समय है जब आप यूजी और पीजी की शिक्षा करते हैं, ये आपके जीवन का बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट समय है। इसको आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ योर टाइम डिवोटेड आपको करना पड़ेगा, और इसमें आप जितना भी समय डालेंगे ये समय कम पड़ेगा। अगर आपको अपने आप को डेडिकेट करके स्लॉग करके अगर आप 16 से 18 घंटे 20 घंटे भी आपको काम करना पड़े, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये भी कम है। पर एक बात पक्की है कि अगर आपने एक अच्छा प्रोग्राम ऑप्ट किया और उसके बाद आपने मेहनत करी उस प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझने के लिए, करने के लिए, उसके बाद की जो लाइफ है बहुत आसान होगी। मैं आपको दोस्तों आज का ही एग्जांपल देता हूँ, जिसमें एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ने एक सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने अभी कोई बात नहीं करी, कंपटीशन एग्जामिनेशन के बारे में मैंने कोई बात नहीं करी, पर किसी भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोग्राम की शिक्षा लेने के बाद आप कंपटीशन एग्जामिनेशन को भी बहुत अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हैं। इसमें से बिजनेस एडमिशन के बाद आपकी एनालिटिकल स्किल और आपकी क्वांटिटेटिव स्किल में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होता है। और इन स्किल ये ऐसी स्किल्स हैं जिसकी बेसिस पर आपकी सिविल सर्विसेज में आपको विशेष तरह से एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब आज की ही जो मैं न्यूज़ देख रहा था उसमें एक छात्र ने जिसने इस वक्त इंडिया में जो टॉप किया है, वो छात्र पहले 2 साल प्रीलिमिनरीज की शिक्षा में भी पास नहीं कर पाई, और अब उसने सीधा इसको करके, तो एक बात पक्की है कि अगर आपने एक ध्येय बना लिया, अगर आपने एक निश्चय ले लिया कि आपको मेहनत करनी है और आपको एक टॉप पोजीशन पे पहुंचना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने कैरियर पे काम करने के लिए आपको एक प्रॉपर इसका रोड मैप बनाने की ज़रूरत है। आपको एक कैरियर पाथ बनाने की जरूरत है। और आपको एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा, बहुत समय मेरे को छात्र भी ये बोलते हैं कि फाइनेंसिस एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। पर मैं फाइनेंसिस के लिए आपको बोलना चाहूंगा कि आजकल की नई एक हमारी डेवलपमेंट है, जिसमें जो पहले एक ज़माने में नहीं थी, जो आजकल बहुत ज़्यादा है। इसमें मैं देखता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर से लेके बहुत सारे उसमें हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं फाइनेंसिस के लिए, जिसमें हमारे पास फाइनेंसिस की अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जिसको हम अवेल कर सकते हैं। हर हर मेजर बैंक आजकल स्टूडेंट लोन देता है, और ऐसी कोई भी शिक्षा स्थान नहीं है जो आपके इन इंस्टीट्यूशंस में बैंकिंग सेक्टर में इनकी पहचान ना हो। और आपको अगर आप चाहते हैं तो हर हर बैंक में आपको एक प्रॉपरली आप एक लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप एजुकेशन लोन के बेस पर अपने आप को बहुत फायदा कर सकते हैं। somebody is asking, किसी एक बच्चा पूछ रहा है, कैन वी डू अ डुअल डिग्री इन एमबीए? आई डू नॉट नो व्हाट डू यू मीन बाय डुअल डिग्री, बट यू कैन डू अ डुअल स्पेशलाइजेशन इन एमबीए। आई थिंक आप डुअल स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं अमोल। हम डुअल स्पेशलाइजेशन डेफिनेटली कर सकते हैं। जब मैंने आपको एमबीए जनरल वाले के प्रोग्राम के बारे में बताया था, तो वो उसमें आप सुपर स्पेशलाइजेशन, डुअल स्पेशलाइजेशन और मेजर माइनर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जॉब मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट आउटलुक के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैंने कुछ बताने की कोशिश करी है कि अगर आप देखें कि करंट ट्रेंड्स क्या हैं और बिजनेस मैनेजमेंट प्रोफेशंस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो फोकस है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पर है। आप आजकल रोज बिजनेस डेटा, डेटा एनालिटिक्स के बारे में बातें करते हैं आप। उसके बाद हमारा जो फोकस है वो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक बहुत ज़्यादा है। डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। रिमोट और फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ये एक नया चेंज है जो करंट ट्रेंड है। ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आपके पास इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है। एमर्जिंग मार्केट में इंडिया बहुत एक कंसोलिडेटेड पोजीशन पर है, और हमारी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हैं। कंपटीशन और डिसरप्शंस भी हैं, बट डेफिनेटली अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपका स्किल अच्छा है, आपका एटीट्यूड अच्छा है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको जीवन में कोई प्रॉब्लम होगी।
स्किल और क्वालिटी जो आपके पास डिमांड में है, जो अक्सर हर एम्प्लॉयर आपके लिए चाहता है, उसमें सबसे पहली जो एक रिक्वायरमेंट है वो है जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपकी इनोवेशन और इनोवेटिव वर्किंग के बारे में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपसे हर एम्प्लॉयर आपके अंदर ढूंढने की कोशिश करता है। बिजनेस एक्यूमेन और टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी रिक्वायरमेंट तो है ही, और इन सब से ऊपर जो एक हर संस्था के अंदर एक जो एक रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो है लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल के बारे में। लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल अगर आपके अंदर है तो संसार की कोई भी पावर आपको नहीं छोड़ सकती। Somebody is asking if somebody wants to work in HR field, which course is good? MBA HR, I just missed it. What was the next one? All right, I will just come to that. But you can do MBA HR if you want to be in the field. But I prefer if you do MBA general program, then too you can be equally equipped with HR. But if you want to do MBA HR, it will be a better option depending upon you. Uh, then these are the further things. Now, one more field which uh, I always appreciate and I always speak about is entrepreneurship, which I have spoken about. That if you want to, then please take a note about entrepreneurship program also. Whether you are doing a BBA program or a MBA program, आप इन programs के बारे में भी entrepreneurship program के बारे में देखिए। इसी से related programs हैं जिनको हम फैमिली बिजनेस प्रोग्राम कहते हैं, उनके प्रोग्राम के बारे में भी देखिए। ये मैंने कुछ प्लेसमेंट पोजीशन डिफरेंट तरह की, जो हमारे डिफरेंट तरह के MBAs और डिफरेंट तरह के BBA प्रोग्राम्स के बाद आपको प्लेसमेंट पोजीशन ऑफर करी जाती हैं। ये दोस्तों ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और पर वक्त का तकाजा है, और वक्त में इतना हमारे पास और समय नहीं था जिसमें मैं आपको बट आई एम जो अब लिमिटेड समय बचा है उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, बट अदरवाइज यू कैन ऑलवेज राइट टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड आई थिंक उनके पास एक ऑप्शन होगा जिसमें वो लोग आपको सारे के सारे आपकी क्वेरीज का रिप्लाई भी दे पाए। जैसे अभी मैं क्वेरी देख पा रहा हूँ दोस्तों। So can we do a dual degree in MBA? Amol, I have answered you. You can do a dual degree, but it is not a dual degree. This is dual specialization. तो आप डुअल स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप मेजर एंड माइनर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और आप एक सुपर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। आपने दूसरे किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा कि MBA HR MHRM दोनों की दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ में कंपेटेबल है। MBA HR मेरी नज़र में एक बेटर ऑप्शन होगा। I have completed graduation from economics in 2016, currently working as a collection executive in finance sector. अगर आपने इकोनॉमिक्स करी है तो मुझे लगता है, अगर आप समझें आशीष, MBA फाइनेंस आपकी फील्ड के हिसाब से, आपकी पास्ट क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक बहुत अच्छा सामंजस्य आपकी करंट एजुकेशन में डाल देगा, अगर आपने MBA फाइनेंस प्रोग्राम को लिया। और अगर आप श्योर नहीं है तो MBA जनरल भी प्रोग्राम आपके लिए हो सकता है। अगर आप काम करते करते प्रोग्राम को करना चाहें तो आशीष, आई विल सजेस्ट कि आप MBA ऑनलाइन प्रोग्राम में के माध्यम से भी कर सकते हैं। Public health sector, which I have done masters in rural development and want to pursue MBA. Most welcome, you can do MBA, and I would suggest you that you should be doing okay, you should be doing MBA. I mean, you can do, but I didn't get your query. You say you want to pursue, you can pursue. I have completed MBA Finance and MCOM in Economic Administration and Financial Management. What certificate courses will be beneficial? आशीष, आपने तो पहले ही बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज से ज़्यादा अपनी स्किल को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी लर्निंग के लिए तो सारी ज़िंदगी है, आप सारा जीवन भी पढ़ें तो कमी नहीं होगी, बट सर्टिफिकेट कोर्सेज तो बहुत सारे हो सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, आई सजेस्ट डिजिटल मार्केटिंग वुड बी ए बेटर ऑप्शन फॉर यू. Somebody is writing distance and regular MBA degree same weightage in banking sector. Amol, अगर आप मुझे परमिट करें सच बोलने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप रेगुलर MBA प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप 2 साल पूरा का पूरा प्रोग्राम में टाइम देंगे, और तो डेफिनेटली ऑनलाइन प्रोग्राम में
वो मेहनत नहीं हो पाएगी। आपको फंडामेंटल्स मिल जाएंगे, पर जो प्रैक्टिकल इन हैंड नॉलेज है, जो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वो आपको ऑनलाइन प्रोग्राम में नहीं मिलेंगी, पर उसकी वेटेज यूजीसी के हिसाब से मान्यता इक्वल है। शरण साहब, आपने कहा एमबीए फाइनेंस, कैन वी डू पीएचडी? यस, and you can do PhD in management. Sharan Saab, you can do PhD in management, and you can also do MBA in finance, PhD in finance, sorry, if university is having, because, but the problem is number of universities may not be offering PhD in finance, but we can do. Zahid Khan Saab, okay. PPT, I think, Zahid ji, this PPT would be available on the website of मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आकांक्षा जी आपको भी इसके बारे में बता देंगे। एमबीए एचआर और एग्जीक्यूटिव विच इज बेटर इन आईटी सेक्टर। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो अब ऑफर करे जा रहे हैं, उनमें से अधिकतर प्रोग्राम अब यूजीसी की मान्यता के साथ में एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम नहीं है। अभी मैक्सिमम प्रोग्राम जो है वो एमबीए प्रोग्राम्स हैं। एक समय था जब हम एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम दिया करते थे कम ड्यूरेशन के, वो अभी कुछ समय के लिए नहीं है। What are the skill development certificate courses required in the field of management for company secretaries? Well, you are a company secretary, so as per my experience with students who are company secretary, most of them basically opt for MBA finance program, friends. Hello sir, I have completed dual specialization marketing and HR. Which sector shall I choose and further where should I? So राजभूषण, इसमें एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आपको जीवन में वहीं पे जाना चाहिए जो आपके मन में हो, जो आपका मन का पैशन हो, जो आप जिसके लिए आप चाहते हो। मेरा मानना ये है, आई एम सॉरी बट मैं, अगर आप मेरे को दें तो मैं डुअल स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा सुपर स्पेशलाइजेशन में बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है जीवन से लेके हर जगह पे डुअलिटी होनी ही नहीं चाहिए। आप फोकस होने चाहिए एक प्रोग्राम में। बहुत सारे स्टूडेंट्स डुअल प्रोग्राम लेते हैं ये सोचकर कि हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे। वो मार्केटिंग की फील्ड में भी जा पाएंगे, एचआर की फील्ड में। जॉब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन अच्छा हो सकता है, पर आई थिंक इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मेनी ऑप्शन, अगर आप एक ऑप्शन फोकस करके अच्छा करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ संसार की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आप मेरा पर्सनल व्यू लेना चाहें, बहुत सारी कंपनी में मार्केटिंग के लोग बहुत होते हैं पर एचआर कम होते हैं, तो एचआर की पोजीशन भी बड़ी होती है, बट अगेन डिपेंड करता है कि आपका रुझान किस तरफ। So, Akanksha ji, I think we can stop now. Yeah, Public thank health, you have done you. Masters in World Development and want to pursue MBA. Well, better job in abroad, so you can look after MBA healthcare management, sir, or MBA international business you can also see if you want to go abroad. थैंक यू समय संजीव जी। की सॉरी मैम, थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से हमारे बच्चों को समझाया। एंड द क्वेरीज जिस तरह की आ रही थी उससे लग रहा था कि क्वेरीज हर बच्चा करना चाहता है, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। और बट मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे हैं वो अपनी अपनी क्वेरीज को का सॉल्यूशन पा चुके होंगे। और अगर कुछ इस तरह का सॉल्यूशन नहीं भी मिला तो आप हमें लिख सकते हैं, हम आपको उस क्वेरी का जवाब ज़रूर देंगे। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी होगा, जो एनसीएस का यूट्यूब चैनल है और एनआईसीएस का है। तो इसको आप दोबारा भी सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज सुन लिया, आप नहीं याद रख पाए, तो दोबारा भी इसको कभी भी सुन सकते हैं, अपने टाइम, अपने समय के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू संजीव जी। हम ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ में दोबारा आएंगे। और आप जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जॉब सीकर हैं, जितने भी हमारे रजिस्टर्ड जॉब सीकर हैं, उनको हम ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट आगे भी भविष्य में लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच संजीव जी। थैंक थैंक यू यू सो मच। माय टीम, जो ये वर्क जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिन रात मेहनत करके लेके आ रही है। थैंक यू।